कॉस वाली 0 पर 1 मैक्सिमम होगी, साइन वाली 0 पर 0 आती है। उसके अकॉर्डिंगली आप इस पॉइंट्स को देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्पायरिंग एसएस एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सीयूटी पेपर, अल्टरनेटिव करंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी सीयूटी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इससे क्वेश्चन बिल्कुल आसान से आता है। आप सिंपली आप उसको देखेंगे और इजीली उसको ट्रिक, अगर थोड़ा सा भी आप ट्रिक ने यूज़ किया तो आसानी से वो पेपर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ठीक करते हैं, बट हमारे इस सेशन में हमने दो चीज़ों को कवर किया है। हमने कोशिश यही करी है कि जो आपके इजी क्वेश्चन है वो तो आपके इजीली हो ही जाए, पर जो थोड़े से एडवांस हैं, मॉडिफाइड क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी आपके अच्छे से सॉल्व हो जाए। उसके अप्रोच के हिसाब से हम लोगों ने कंटेंट डेवलप किए और वो कंटेंट आपके पास डिलीवर कर रहा है। तो आपकी इस स्क्रीन पर सबसे पहले हमारा ये पहला सेक्शन आपके पास स्टार्ट हो रहा है। पहली हेडिंग हमारे पास है अल्टरनेटिव करंट। यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि अल्टरनेटिव करंट का मतलब क्या होता है। अब चूंकि दूसरी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो अल्टरनेटिव करंट का मतलब का कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बहुत कम लेना देना होता है, बट कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिव करंट का क्या इक्वेशंस होती है, किस तरीके से फॉलो करती हैं और किसको आप अल्टरनेटिव करंट कहते हो। सीयूटी के पेपर का जो लेवल है उसमें कई बार एमसीक्यूज इस तरीके के आ जाते हैं कि सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं या सिर्फ फार्मूले बेस्ड होंगे, अदरवाइज उस पर न्यूमेरिकल्स भी दिया जा सकता है। ये तीनों ही अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चंस होंगे जिसके अकॉर्डिंगली आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, एंड वोल्टेज। अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज करंट आई और वोल्टेज वी। ठीक है, दो वर्ड यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, एक अल्टरनेटिव करंट के लिए एंड वोल्टेज वी के लिए। नोटेशंस बिल्कुल एज यूजुअल है जैसा कि आप यूज करते हैं, आई करंट के लिए और वी वोल्टेज के लिए। ओके, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि जो वेव इस तरीके से चल रही हैं ये साइनोसॉइडल है। और किससे रिलेटेड है ये वेव्स? ये है साइन। साइनोसॉइडल का मतलब साइन ऑफ ओमेगा टी एंड साथ में कॉस ऑफ ओमेगा टी। इस दोनों ही वेव इसी तरीके से चलती हैं, इस तरीके के, और यही को आप अल्टरनेटिव करंट कहते हो। और इसके केसेस में ये यहाँ से चलती है। ठीक है, कॉस वाली 0 पर 1 मैक्सिमम होगी, साइन वाली 0 पर 0 आती है। उसके अकॉर्डिंगली आप इस पॉइंट्स को देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस पॉइंट्स को आप देख सकते हो, इस तरीके से चलती है। और इसमें आपके पास ये जो क्वांटिटी है आपको पहले से ही पता है कि ये क्वांटिटी आपकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की होती है और ये जो क्वांटिटी यहाँ पर ये मिनिमम एम्पलीट्यूड की होती है। और ये पूरी तरीके से इस तरीके से मोशन करती है और यही मोशन कंप्लीट करने में पूरा आपके पास, अगर आपने 0 को स्टार्ट किया यहाँ से, इस क्वांटिटी को 0 से, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 से यहीं पे थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आ जाता है। तो पूरा एक साइकिल कंप्लीट होने की बात होती है और इस कंप्लीट साइकिल के अकॉर्डिंगली ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास आई और वी और इसके अकॉर्डिंगली क्या ये टी, तो इसमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव साइनोसॉइडल वेव है। ऐसे नहीं, आप इसको भी कह सकते हैं अल्टरनेटिव। ये साइनोसॉइडल नहीं है बट ये अल्टरनेटिव, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। अल्टरनेट जो वर्ड है उसका मतलब ये है कि एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। ये दोनों चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी साथ साथ। तो यहाँ पर जब आप ट्रेंगुलर वेव्स की बात करते हो तो एक बार पॉजिटिव है फिर उसके बाद नेगेटिव है, बट है ये ट्रेंगुलर वेव। इससे रिलेटेड जो बेसिक चीज़ वो ये बात है कि जो इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज करंट एंड वोल्टेज की जो इक्वेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन ए कॉइल इज रोटेटेड इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस। ठीक है, कॉइल चेंजेस। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल मूव करेगा तो उसकी जो अल्टरनेटिव सिस्टम है वो जो चेंजेस होंगे वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। एज ए रिजल्ट an EMF is induced in the coil and induced current flows through the circuit. ठीक है, ये चीज़ आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज करंट एंड वोल्टेज व्हेन ए कॉइल इज रोटेटेड इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स जो अल्टरनेटिव करंट आपका इंड्यूस हो रहा है इन जनरल एक तरीके से ये क्या है, EMF की तरह है। ठीक है, ये किसकी तरह है, एक EMF की तरह है। और उसी तरीके से ये इंड्यूस EMF वही आपके पास एक अल्टरनेटिव करंट को रिलीज करता है या क्रिएट करता है, इंड्यूस करता है। वो आपके पास प्लस एंड माइनस चलता है। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास एक दूसरा जो वर्ड है जो इंपॉर्टेंट सेक्शन के हिसाब से देखो तो ये चीज़ आपके पास एक इक्वेशन गिवन है। यहाँ पर आप इसको कह सकते हो अल्टरनेटिंग करंट आर वोल्टेज। ओके,
अल्टरनेटिंग करंट आर वोल्टेज। तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपके पास एक सिस्टम है, ये एक वेव इक्वेशन है। इस इक्वेशन के लिए I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया है। अब यहाँ पर जो आई नॉट साइन ओमेगा टी की जगह पर आप टी की जगह पर आप लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू म्यू एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ठीक है, 2 पाई बाई टी। तो इसकी जो वैल्यूज आपके पास गिवन है, ये 2 पाई बाई टी की वैल्यूज है, ये यहाँ पर आ जाएगी। सो दैट आपके पास जो इक्वेशन है v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ से आप देख सकते हो वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, वी नॉट साइन 2 पाई म्यू इंटू टी। सो दैट जो आपके पास ये वैल्यूज है v के साथ और e के साथ, दोनों के साथ ये बात आ रही, ये भी आपके पास एक है, ठीक है। तो दोनों केसेस में जब आप वोल्टेज की बात करते हो, जब आप करंट की बात करते हो, अल्टरनेटिव करंट की बात करते हैं, दोनों ही मूविंग मैग्नेटिक फील्ड में, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई कॉइल मूव करता है, वहाँ पर ये चीज़ इंड्यूस हो जाती है और उसका साइनसोइडल होता है इक्वेशन, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक माइनस, इस इक्वेशन के हिसाब से अब चलना है। तो ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपेरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप 2 पाई बाई टी के साथ टाइम की बात करते हो, ये आपका टाइम पीरियड है जो कि कंप्लीट एक साइकिल पूरा कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको आप क्या बोलते हो, टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट्स इसको आप देख सकते हैं इस हिसाब से कि जो v आपके पास गिवन है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट एंड वोल्टेज I एंड v नॉट, दोनों की जो पीक की वैल्यूज है वो यहाँ से रिप्रेजेंट कर रही है। ये v नॉट है और ये क्या आपके पास दिस वन v नॉट आर I नॉट, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल एक बार कंप्लीट होगी, दूसरी नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ से ये कंप्लीट हो गई। तो इसकी अकॉर्डिंगली जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ का जो पॉजिटिव सेक्शन है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया, ओके। और यहाँ से जो फर्स्ट वन जो टाइम पीरियड की बात हो रही है, कंप्लीट टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक है, तो हाफ में t/2 होगी आपके पास, ये जो दिख रही है ये t/2 है। यहाँ से यहाँ तक भी टाइम पीरियड आपकी काउंट हो सकती है, वो क्या है 3 t/4, ये आपके पास आ जाएगी। पहला आपके पास t/4, दूसरा t/2, इसके बाद 3t/4 और इसके बाद t, ये कंप्लीट t हो गया। यहाँ से तक टोटल कंप्लीट आपके पास t टाइम है। तो ये पूरा कंप्लीट एक टाइम पीरियड है और ये चीज़ मूव कर सकती है ओमेगा इक्वल टू थीटा इंटू टी के साथ, ठीक है। तो t/4, t/2, 3t/4 एंड t, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। क्लियर है? सो दैट यहाँ पर आपके पास एवरेज जो वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिव क्वांटिटीज है I और V की ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज जीरो। ये वाली स्टेटमेंट बहुत सुंदर है। इस स्टेटमेंट को आप कैसे समझ सकते हैं, आपने अगर यहाँ से एक साइकिल कंप्लीट किया है, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ओके। और इस केसेस में जब आपने यहाँ पर इसकी बात करते हो, ये क्वांटिटी है, ठीक है, दूसरी क्वांटिटी आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, इससे और इससे के साथ। तो इस केसेस में कह रहे हैं कि जो एवरेज है बोथ के केसेस में जब I और V के साथ, तो ये तो पॉजिटिव है, इतना निगेटिव है, अब दोनों को +/2 करोगे तो ये जीरो आ जाएगी। तो एवरेज प्लस माइनस की वजह से एवरेज इसकी क्या आ रही है, जीरो आ रही है। और ये चीज़ दोनों ही कंडीशन में आ रही है, आप चाहे उसको V के साथ बात करिए या इसको I के साथ बात करिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज एरिया अंडर द पॉजिटिव हाफ साइकिल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ निगेटिव हाफ साइकिल। वो आपको एरिया दिख ही रहा है, बिल्कुल एरिया से सेम है। एरिया ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल इज इक्वल टू एरिया ऑफ निगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है, ये दोनों ही इसके साथ आ जाएंगे। सो थर्ड पॉइंट इज साइनसोइडल वेव फॉर्म इज यूज्ड एज अल्टरनेटिव करंट ऑब्लिक वोल्टेज, ओके। तो जो अल्टरनेटिव करंट एंड वोल्टेज है यहाँ पर, वो उसके साथ क्या होंगी, वो वेव फॉर्म क्रिएट करेंगे। साइनसोइडल वेव फॉर्म है वो प्लस एक माइनस के साथ ही। अब आती है बात फर्स्ट वन कि t इक्वल टू t/4 फ्रॉम द बिगनिंग I और V रीचेस टू देयर मैक्सिमम वैल्यूज, ठीक है। ये वाले स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब आप टाइम पीरियड के t/4 की पोजीशन पर हो, यहाँ से जब आप रोटेट कर रहे हैं, तो ये टोटल तो आपके पास t है, t/4 ये क्वांटिटी है, t/4 यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम वैल्यूज होगी। और इस पॉइंट पर जो आपके पास 3t/4 है, यहाँ पर वैल्यूज क्या होगी, मिनिमम वैल्यूज होगी, ठीक है। यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यूज होगी। सो दैट इस केसेस में क्या होगा, एज ए रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू इक्वल टू
root of mean of square of voltage or current in an AC circuit for one complete cycle is called RMS. ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, इसका मतलब है रूट मीन स्क्वायर। इसके लिए बेसिक जो फार्मूला आपके पास है वो इसको याद रख सकते हो, रूट ऑफ 0 to t आई स्क्वायर, मतलब ये पूरा इन जनरल आप फेज के फॉर्म में देखते हो, थीटा के फॉर्म में तो 0 से 2 पाई होता है, और पूरा 2 पाई कंप्लीट करने में यहाँ से यहाँ तक 0 से जब आप 2 पाई की बात करते हो तो यहाँ पर कंप्लीट साइकिल t है, तो इसीलिए जो इंटीग्रेशन यूज किया जा रहा है रूट मीन स्क्वायर के लिए वो 0 से t तक जा रही है, आई स्क्वायर डी टी इंटू 0 से t dt। ठीक है, ये एक मेथड है जिसके अकॉर्डिंगली आप इसको क्या कर सकते हैं, बहुत सारे आपस करंट है तो आई आर एम एस के लिए रूट में I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस आई डैश एस अपन एन, जितने नंबर ऑफ करंट आपके साथ होंगे सबका रूट मीन स्क्वायर निकाल सकते हो। और ये वैल्यूज बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो I0/√2 होती है और इसके अकॉर्डिंगली 0.707 I0 होगी एंड 70.7% होगा ऑफ I0। ओके, then VRMS is equal to V0/√2। ठीक है, V upon रूट में 2, 0.70 V0 and 70.7% of V0। तो दोनों की ही केसेस में जब आप VRS की वैल्यूज की बात करते हो तो यहां पर आपके पास क्या आ रही है 70.7% और यहां पर भी 70%। चूंकि यह वैल्यूज स्क्वायर करके रूट कर रहे हैं फिर VRMS निकाल रहे हैं, तो जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज है वो आपके पास यहां पर दिख रही है। ठीक है, वो कितनी है 70.7% ऑफ द करंट। तो जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी RMS की वैल्यूज कितनी आ रही है, वो 70.07%। ठीक है, और ऐसा V के साथ भी था, दोनों ही रिजल्ट आपको याद रखना है। अब आती है बात प्रॉपर्टीज ऑफ रूट मीन स्क्वायर, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके वैल्यूज क्या होंगे वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट इज आल्सो कॉल्ड द इफेक्टिव वैल्यूज। इसका एक और नाम भी है RMS की वैल्यूज का, वो है इफेक्टिव वैल्यूज। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल पार्ट है, बहुत बेसिक पार्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस नहीं आते, कभी भी सिंपल क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना है और उसके अकॉर्डिंगली इसका सोल्यूशन बहुत आसानी से ये टॉपिक कवर हो जाता है। इसलिए भी इस टॉपिक को बहुत लोगों की फेवरेट टॉपिक होती हैं जहां से इसको तैयार किया जाता है। दूसरा पार्ट है इन आवर हाउसेज एज AC सप्लाई 220 वोल्ट। जो आपके पास घरों में जो 220 वोल्ट यूज करते हो एक्चुअल में 220 नहीं है, वो RMS वैल्यू आती है, रूट मीन स्क्वायर होती है। एक्चुअल वैल्यू जिसको 311 वोल्ट होता है। ठीक है, इसलिए जितनी वैल्यूज आप काउंट करते हैं उससे ज़्यादा तेज जब वो पावर लगती है उसके साथ, तो उससे ज़्यादा आप फील करते हो उसकी चीज़ को, वोल्टेज को। उसका रीजन क्या है कि वो RMS वैल्यू काउंट की जाती है, एक्चुअल वैल्यू जिसकी अलग है 311 वोल्ट। ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज RMS वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ DC। ठीक है, वैल्यू ऑफ द DC विच मीन्स passes through a resistance for a given time will produce the same amount of heat as produced by the alternative current, ठीक है, 4 times when passes through the same resistance for the same time। तो यहां पर जो वैल्यूज आपके पास गिवन है यहां पर, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो आपके पास गिवन इक्वेशन है, ठीक है, RMS वैल्यूज के साथ ऑफ ए कॉम्प्लेक्स करंट वेव। तो कॉम्प्लेक्स करंट का मतलब हो गया कि जो आपकी कॉम्प्लेक्स करंट है उसमें दोनों वैल्यूज पॉसिबल होगी, I इक्वल टू A sin ओमेगा टी प्लस B cos ओमेगा टी। तो साइन एंड कॉस बोथ आर प्रेजेंट इज देयर। ठीक है, अगर आप इसको डिमाइवर थ्योरम की बात करते हैं तो वहां पर ये आपको कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है cos थीटा प्लस I sin थीटा, I sin थीटा। ओके, cos थीटा प्लस I sin थीटा। तो यहां पर जो I की वैल्यूज है A sin ओमेगा टी प्लस B cos ओमेगा टी। तो IRMS की वैल्यूज क्या है, रूट में A/√2 का स्क्वायर प्लस B/√2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/√2 का 2। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर वापस निकालेंगे तो 1/√2 और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, 1/√2 और रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली आपको आगे की तरफ चलना है। यहां एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, so that the average of instantaneous value of current or voltage in one cycle is called mean values। ठीक है,
जो एवरेज निकाल के आप आते हो उसको आप मीन वैल्यू, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस नहीं है। आरएमएस लेके आए आप, मीन लेके आए, फिर आपके पास एवरेज वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिव करंट आ जाएगा। एक वर्ड आया आपके पास एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज 0। तो जीरो वाली कहानी आपने पहले भी समझ रखी है कि आपके पास केस की क्यों ये एवरेज वैल्यू यहाँ पर 0 हो रही है, क्योंकि जितना प्लस का है उतना ही माइनस का होगा। साइनसोइडल वेव के केसेस में ये चीज़ दिखती है। सो दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर हाफ साइकिल t इक्वल टू 0 से t/2 पर, यही है। जब आप इस वेव इक्वेशन की बात कर रहे थे यहाँ पर, तो t/2 पर यही तो इक्वेशन थी आपके पास, और ये क्वांटिटी t/2 की थी, ये t के साथ थी और ये v और i के साथ, ये दोनों ही वैल्यूज के साथ है, आपके पास t/2 के साथ चल रहे हो। तो जो आपके पास एवरेज आई एवरेज की हम बात करेंगे तो 0 से t/2 di/dt अपॉन 0 से t/2 इंटू dt, ये बेसिक फार्मूला है जिससे आप एवरेज निकालते हो। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आई और करंट के साथ वो 2i इंटू पाई आएगा, तो 0.67 ये क्वांटिटी आई नॉट, दिस इज इक्वल टू 63% ऑफ दिस वन। इट मीन्स जो इंड्यूस्ड करंट है उसके पास जो एवरेज वैल्यू है वो 63.7% है, ठीक है। और 7 समथिंग जो परसेंटेज पीछे आपको दिया गया था वहाँ पर आरएमएस की वैल्यूज, ये भी आपके पास गिवन है यहाँ पर 70.7। ये करंट एंड वोल्टेज बोथ के साथ सेम सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसको कंपेरिजन करके चलना है, ठीक है। तो वी का एवरेज भी आपको उतना ही दिखेगा, 2v0 अपॉन पाई एंड दिस इज इक्वल टू 63.1। तो ये जो क्वांटिटी आपके पास है एवरेज की और एमएस की, ये दो अलग टेबल पर रख के आपको तैयार रखना है, क्योंकि इन दोनों में से कोई ना कोई एक आपके पेपर में कई बार ऑप्शन के फॉर्म में दिख जाता है। अगर उन्होंने ये वैल्यूज दी तो इट्स ओके, 2v0/पाई याद रखना आपको। अगर ये वैल्यूज नहीं दिया तो आपको ये वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है, 63.7%। क्लियर? इसी को आप एक एवरेज के फॉर्म में भी और एक आरएमएस के फॉर्म में देखना, उसके अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखते हैं इस क्वांटिटी के साथ कि कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। एवरेज वैल्यू फॉर द कंप्लीट साइकिल I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ये आपके पास इक्वेशन है, और इसके लिए ये क्या आएगी 0। I0 I साइन ओमेगा टी, ठीक है, यहाँ पर एन प्लस के साथ में आपके पास आएगी ये वैल्यूज कास ओमेगा टी, ठीक है। अब इस दोनों के साथ आप देखोगे तो इसका भी एवरेज 0 आ रहा है दोनों के साथ, ठीक है। और इसी के साथ आप देख रहे हैं इस क्वांटिटी में यहाँ पर I0 साइन ओमेगा टी प्लस I0 कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ पर भी आपके पास एवरेज ही है, ठीक है। तो इस केस में अगर दोनों के केसेस की हम बात करते हैं, अगर एवरेज वैल्यू की आप बात करोगे, और करके आप लिख लो यहाँ पर, और करके इस केसेस में कि I0 साइन ओमेगा टी और I कॉस ओमेगा टी, दोनों केस में जब आप एवरेज निकालेंगे तो एवरेज तो 0 ही आएगा, ठीक है। जब आप पीक वैल्यूज की हम बात करते हैं, पीक वैल्यूज की बात, तो पीक वैल्यूज में इसकी जो I0 है वो पीक वैल्यूज होगी, और इसके पीक वैल्यूज की आप बात करते हो तो I0/2, ठीक है। और इसी कंडीशन में अगर आपने दोनों को प्लस करके देखा, I साइन ओमेगा टी प्लस I कॉस ओमेगा टी, तो वहां पर इसकी वैल्यू आएगी रूट में 2 इंटू I0, ठीक है। इस केसेस में आप इसको ठीक से देख सकते हो। जैसे ही आपने इसकी वैल्यूज को कंपैरिजन करके आप उसको देखेंगे तो इसकी वैल्यूज बहुत ही सिंपल आपको दिख जाती है कि किस तरीके का टेबल गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो जो इक्वेशंस गिवन है यहाँ पर, ये थोड़ा सा आप इसको चेंज कर लेना, ये इनटू करके लिखा हुआ I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अगर ये दोनों एक साथ ही होंगे, ठीक है, एक साथ ही होंगे, तो इस केसेस में आपके पास ये 0 आएगा और ये I0/2 आ जाएगी। लेकिन जब ये दोनों वैल्यूज प्लस के साथ में आपके पास गिवन होगी, प्लस के साथ, तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज आ जाएगी। तो यहाँ पर I0/2 रूट में 2 I0, और आरएमएस की जो वैल्यूज गिवन है यहाँ पर, ये आरएमएस की वैल्यूज वो I0/रूट में 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इस केस में तो ये आ रही है, लेकिन जब दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो I0 साइन 2√2 आ रहा है, और जब प्लस के फॉर्म में है तो I0 आ रही है। ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। और ऐसे ही जब आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी की आप बात करते हैं, जब यहाँ पे ओमेगा होगा, जब सुपर पोजिशन टाइप का बिहेव कर रहा है यहाँ पर, दोनों साथ प्रोडक्ट में होंगे तो 2 ओमेगा होगा, और फिर से जब अलग अलग है तो ओमेगा होगा, तो फ्रीक्वेंसी इसकी अलग होगी और इसकी 2 ओमेगा होगी। तो इसमें ये पार्ट्स चार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, जैसे इन जनरल पेपर में देखने को मिल जाता है कि ये आपको दिखता है पेपर में, ओके, और ये चीज़ आपके पास है। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल है, 0 I0 I0/2 और ओमेगा।
पर ये चीज़ पेपर में आने के चांसेस इसके रहते हैं कि कई बार यहाँ से आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपका गलत ना हो। 0 है, √2 इंटू आई नॉट है, आई नॉट है और ओमेगा, ठीक है। ट्वाइस फ्रीक्वेंसी केस में इसका प्रोडक्ट होना जरूरी है, तभी आप उसको प्लस करके जाओगे। डिफरेंस वाले तो 0 आ जाएगी, तो cos 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी और साइन की वजह साथ 2 ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के साथ कंक्लूज करके 2 ओमेगा रिजल्ट भी याद रखना इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपके लिए, ओके। एंड सो दैट हमारे पास एक और छोटा सा टेबल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यूज, ये टेबल ऑलमोस्ट ये मान के आप चलिए कि इस टेबल से ही पेपर में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपको दिखता है, जैसे भी दिखता है। सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या है, नेचर ऑफ वेव फॉर्म, ठीक है, वेव फॉर्म कैसा है, और इसके बाद आरएमएस वैल्यू क्या है और एवरेज वैल्यू क्या है, ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर आर आई इक्वल टू आर एम एस अपॉन आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ठीक है। एंड पीक वैल्यू इक्वल टू आरपी अपॉन पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस, ठीक है। तो पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर ये दो अलग अलग चीज़ें। फॉर्म फैक्टर दे रखा आरएमएस अपॉन एवरेज वैल्यू और पीक फैक्टर देखा पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यूज, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज पिछली टेबल में आपको पास मिली थी, उस बेसिस पर हम लोग देखते हैं। साइनसॉइडल अगर आपके पास वेव है तो इस केसेस में क्या होगा, करंट और वोल्टेज दोनों के लिए ऐसा बिहेव करेंगे। ये होगा आपके पास पॉजिटिव सेक्शन और ये इसका है नेगेटिव सेक्शन। पहले भी आप कह रहे थे कि इसका एरिया सेम होगा दोनों का, तो इसको आरएमएस की वैल्यू आई नॉट √2 है। क्यों? क्योंकि ये साइनसॉइडल है और ये साइन वेव इक्वेशन है। इसको आप कह सकते हो ये क्या है, साइन ऑफ ओमेगा टी के फॉर्म में है। तो इसकी आरएमएस की वैल्यू आई नॉट अपॉन √2 है और एवरेज वैल्यू की अगर हम बात करें तो 2/π इंटू आई नॉट, ये भी क्लियर है। अब इस दोनों को यूज करना, आपको फॉर्म फैक्टर निकालना है। तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, π/2√2, ठीक है। इट मीन्स द वैल्यू इज 1.11, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू, इस दोनों वैल्यूज को आप यहां पे पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.11। कैसे निकाला आपने इस चीज को, मैं अगर इसको पुट करता हूं आई नॉट बाई रूट में 2, ठीक है, अपॉन 2/π इंटू आई नॉट, यही ना। तो आई से आई आपका कैंसिल आउट हो गया और पाई ऊपर चला जाएगा, ठीक है, अपॉन 2 रूट में 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज आ गई 1.11। अब आप इसकी पीक वैल्यूज अपॉन आरएमएस की वैल्यू है तो √2 आएगा, √2 की वैल्यू 1.141 आता है। अब आती है हाफ रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर मीन्स एक सेक्शन इसका ये वाला कट हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर लगाया तो नीचे वाला सेक्शन गायब हो गया। अब यहाँ से पाई एंड 2π से आगे ही चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से पाई एंड 2π से 3π, यह आया इस सेक्शन के फॉर्म में। अब इस तरीके का अगर कोई इक्वेशन आपके पास गिवन है तो उसके लिए आरएमएस की वैल्यू आई नॉट बाई √2 है। आरएमएस को कैलकुलेट करने का मेथड बताया था, आई स्क्वायर रीच में 0 से टी डी टी अपॉन 0 से टी डी टी, यही था ना। ये सब वैल्यूज कैलकुलेट करके भी आ सकती हैं, बट अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करना चाहते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कर सकते हैं। जो आपके पास ये वैल्यूज गिवन है, ठीक है, जो आपको ये मेथड्स दिए गए हैं कैलकुलेट करने के, ये वाले, यहाँ से आप आरएमएस को कैलकुलेट कर सकते हैं। 0 से टी आई स्क्वायर डी टी अपॉन 0 से टी डी टी, और ये पूरा रूट में है, ठीक है। इसीलिए रूट मीन स्क्वायर, ये रूट है और इसको मीन बोलते हैं और इसका स्क्वायर है। ये तीनों पैटर्न यहाँ पर हैं, इन तीनों पर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास वही रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली ही कैलकुलेट करना है। कोई नया फंक्शन इन जनरल नहीं दिया जाता है। कोई अगर न्यू ही करंट की इक्वेशन आपको दे दी गई तो आप वहां से आरएमएस को कैलकुलेट करेंगे एंड देन फाइंड आउट दिस वैल्यूज। तो आपको फॉर्म फैक्टर और जो पीक फैक्टर आप यहां से निकालोगे, ठीक है। तो I/4π एंड π/2 1.57 एंड पीक फैक्टर, इसकी वैल्यूज कितनी आ रही है, 2 की। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में पीक फैक्टर की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। एंड हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, आई और आर के केसेस में, जब आपने हाफ वेव रेक्टिफायर की कोशिश करी यहाँ पर आई और आर के साथ, अगर इस तरीके का इक्वेशन है, ठीक है, तो इस केस में जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर जो ये कंडीशन दिख रही है आपके पास, वो क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर को अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है, ये जो बीच की साइकिल गायब थी वो भी इधर आ गई, ये वाली पैटर्न, ये पॉजिटिव पैटर्न आ गया, फिर से पॉजिटिव पैटर्न आ गया। तो 0 से पाई और पाई से 2π एंड 3π कंटिन्यूसली इस तरीके से चलता रहेगा। इसको बोलते हैं फुल रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के फॉर्म में जो आरएमएस की वैल्यूज है वो क्या है, आई नॉट अपॉन रूट में 2 एंड जो एवरेज वैल्यू है वो 2 आई नॉट अपॉन पाई, ओके। एंड सो दैट
जो फॉर्म फैक्टर इसकी वैल्यूज आ रही है पाई अपॉन 2√2, ये इस दोनों का डिवीजन है, उसके अकॉर्डिंगली यही आए। तो जो यहाँ पर रिजल्ट था वही यहाँ पे आ गया, एंड जो इसकी वैल्यूज आ रही है वो रूट में 2 आ गई। तो जो इस वाली क्वांटिटी की थी ऑलमोस्ट वही क्वांटिटी इसमें दिख रही है। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर आई आर वी के फॉर्म में आप देखो, ये प्लस है, ये निगेटिव है, फिर ये आई नॉट है, और फिर ये आई नॉट है, और फिर इसके बाद ये 1 1 है। बहुत अच्छी बात है कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के फॉर्म में सिंपल सा रिजल्ट मिला आपको, आई नॉट 1 1। तो रेक्टेंगुलर के फॉर्म में याद रहे आई नॉट और 1 1, सारे फैक्टर यहीं पर हैं, जो भी पूछा जाएगा या तो आई नॉट होगा या तो 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टेबल को अच्छे से याद कर सकते हैं और इस टेबल से आने वाले क्वेश्चन को टिक कर सकते हो एक एमसीक्यूज के साथ ही। ओके, अब आपके पास आता है फेज। फेज का मतलब होता है द पोजीशन ऑफ दिस, जो भी इसमें मूव कर रही है वेव, उसकी पोजीशन किसी टाइम पर कहाँ पर है, मूविंग वेव की। इन जनरल जब पार्टिकल होते हैं तो पार्टिकल की बात करते हैं, या कोई सिस्टम में कुछ मूविंग है तो उसका। तो फेज का मतलब है किसी टाइम पर कोई पार्टिकल किस पोजीशन पर किस पोजीशन पर है, उसको फेज बोलते हैं। आइए इस फेज की कंडीशन में हम देखते हैं कि क्या है फेज। इट रिप्रेजेंट्स बोथ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज at any instant is called its phase. It is a dimensionless quantity and its unit is radian. तो फेज तो डायमेंशनलेस होगा क्योंकि एंगल है, और एंगल के केसेस में जब आप जनरल इक्वेशन भी आप लिखते हो इस तरीके से, अगर आपने आई की वैल्यू लिखी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का के एक्स एंड प्लस का फाई, अगर आप ये चीज़ लिखते हो फाई के लिए, तो ये पूरा एंगल, ये पूरा ट्रेस ही डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इट मीन सभी डायमेंशन लेस हैं। ये प्रोडक्ट डायमेंशन लेस, ये डायमेंशन लेस है, और ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, 5 भी इसके साथ ही। ठीक है, तो 5 के साथ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये पूरा ही इक्वेशंस आपके पास, अगर यहाँ पे इस तरीके से दोबारा मैं इसके साथ लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आई इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का के एक्स एंड प्लस का फाई। ये पूरा टर्म ही क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ओमेगा का डायमेंशन 1/t हुआ, के का डायमेंशन 1/l हुआ, तो एल से एल कैंसिल, टी से टी कैंसिल, और जो फाई तो डायमेंशन ही है, एंगल तो डायमेंशन लेस पहले से ही है, तो ये पूरा डायमेंशन लेस है। सो दैट इट क्वांटिटी विल द डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोला इन्होंने। फेज क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एज x इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, कोई इन्होंने एज्यूम कर रखा है यहाँ पर कि इस एज्यूमशन के अकॉर्डिंग जो भी क्वांटिटी आपके पास मेजर है x इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा प्लस माइनस टी, जो इनिशियल फेज है वहाँ से बात कर रहे हैं, तो उस केसेस में आपके पास जो वैल्यूज आ रही है, देन ओमेगा टी प्लस फाई इज कॉल्ड द इट्स फेज। तो पूरा फेज ही है ये, तो इस पूरे को फेज कह सकते हो आप, पूरा ही फेज कहलाएगा ये। ठीक है, वेयर ओमेगा टी इंस्टेंटेनियस फेज मीन्स किसी टाइम पर उसकी क्या पोजीशन, वो चीज है, चेंज विथ टाइम, एंड फाई इज इक्वल टू इनिशियल फेज व्हेन टी इज इक्वल टू 0। 2.1 केस में आप फेज डिफरेंस को देख सकते हो कि क्या रिप्रेजेंट करता है। इफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करेंट आर गिवन बाय v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 एंड आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2, दो डिफरेंस फेजेस हैं, तो इसके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा आपके पास वो फाई इक्वल टू फाई 1 माइनस फाई 2। तो फेज डिफरेंस इज दिस वन, और टू करेंट आर फाई इक्वल टू फाई 2 माइनस का फाई 1, ये चीज इंपॉर्टेंट है रिलेटिव टू द वोल्टेज। नोट पॉइंट आपके पास यहाँ पर है, द क्वांटिटी विथ हायर फेज इज सपोज टू द लीडिंग एंड द अदर क्वांटिटी इज टेकन टू बी द लैगिंग। ठीक है, अगर फेज ज़्यादा क्वांटिटीज़ की है, और अगर आप इस तरीके से फेज को देखना भी चाहते हैं तो मैं वहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि ये फेज अल्टरनेटिव करंट में कैसा दिखता है, ये इस तरीके का दिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के जो फेज है यही पर तो है फेज डिफरेंस, यही तो है आपका फेज, और ये किसकी वजह से, ये टाइम की वजह से, लैग ऑफ टाइम, दूसरी क्वांटिटी लैग कर देगी, फेज अगर शिफ्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंगली सारे वेरिएबल आपको मिल जाएंगे। सो दैट आपके पास कुछ और भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू होता है, यहीं से आप देखना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज इज नथिंग बट इज रिप्रेजेंटेड एज, तो ग्राफ तो शुरू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देखो v साइन ओमेगा टी यहाँ से है, मैंने सेम ऐसी चीज़ बताई आपको कि जो चेंज इन फेज है, जो फेज का डिफरेंस है वो इतना ही है, इसका फाई 1 इसका फाई 2 है, दोनों के पास साइन ओमेगा टी है। तो जो दूसरा इक्वेशन आपके पास आ रहा है यहाँ पर, इस इक्वेशन में इस जो v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, इसके रेफरेंस में i इक्वल टू आर नाइट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आ सकती है। यहाँ पर आपके पास करेंट एंड वोल्टेज दोनों में से कोई भी पार्ट हो सकता है, और इसके अकॉर्डिंगली ये टी फंक्शन में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। तो वोल्टेज जो आपके पास गिवन है, वोल्टेज v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड करेंट i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस यहाँ पर क्या बेटा फाई, ठीक है। जब आपने यहाँ पर करंट और वोल्टेज के बीच में, आपने दोनों के बीच में लाइगिंग करी हुई है, तो इस केसेस में यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो जीरो है, फाई 1 की वैल्यू जो भी आप फाई 1 फाई 2 जिम करते हो, और यहाँ पर क्या फाई है, इस दोनों का डिफरेंस फेज क्या निकल के आएगा फाई, और फाई किस एक्सिस में, पॉजिटिव एक्सिस में। वोल्टेज इज लीडिंग बाय एन एंगल प्लस फाई विथ रिस्पेक्ट टू करेंट, तो यहाँ पर आपके पास क्या फाई है, और इसकी अकॉर्डिंगली ये क्वांटिटी यहाँ पे जा रही है और अगली क्वांटिटी यहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में अगर वो चीज़ आपके पास लीडिंग है और एक चीज़ लैगिंग है, तो उस केस में जो फेज है आपकी एक क्वांटिटी यहाँ से रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, और दूसरी क्वांटिटी यहाँ से रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो आपके पास डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करता है, ये कुछ और भी है, ईएमएफ इंड्यूस भी हो सकता है, ये करंट की इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो जब वो आगे की तरफ है फेज की वैल्यूज आई के साथ यहाँ माइनस कर रखा है, क्योंकि इतना माइनस करोगे तब वो यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये पीछे की तरफ आ रखा है यहाँ पर आपके पास ये वैल्यूज, तो इसमें प्लस करोगे तब इसके पास आएगा, ठीक है। तो जब क्वान्टिटी आगे है तो माइनस करो, क्वान्टिटी पीछे है तो प्लस करो, तब आगे निकल जाएगी। ये आपका शॉर्ट ट्रिक था, उसके हिसाब से आप उसको समझना है। अब यहाँ पर बात आती है टाइम डिफरेंस की। व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज फाई, देन द टाइम डिफरेंस बिटवीन देम इज गिवन बाय दिस वन, डेल्टा टी लिख सकते हो आप यहाँ पर, डेल्टा टी इक्वल टू टी अपान 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। अब इस केस में बहुत सिंपल सी बात है, जब आप फेज को डिफाइन करते हैं यहाँ पर, तो इस केसेस में जैसे भी जो भी सिंपल है, दिस इज इक्वल टू डी फाई अपान डेल्टा टी, यही होता है डी फाई अपान डेल्टा टी। इसी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि डेल्टा फाई इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई टी और इंटू डेल्टा टी और डेल्टा फाई, ये क्वांटिटी आपके पास आ जाती है। यहाँ पे ये टाइम पीरियड है और चेंजेस टाइम है, तो उसी डायमेंशन के अकॉर्डिंगली इसी इक्वेशन से डिफरेंशिएट करके आप इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। उसी डायमेंशन में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आप टाइम डिफरेंस की बात करोगे इसी इक्वेशन से, तो आपके पास जो डेल्टा टी है वो टी अपान 2 पाई और इंटू डेल्टा फाई, ठीक है, सेम डायमेंशन में आ गया आपके पास। तो वहां से आप जब फेज को डिफाइन करते हैं तो इसके अकॉर्डिंगली यहां पर वैल्यूज आ जाएगी। अब है फेजर एंड, ठीक है, फेजर डायग्राम, ठीक है। तो इस क्वांटिटी में आप इट ट्रीटेड अल्टरनेटिव करंट एंड अल्टरनेटिव वोल्टेज एज द वेक्टर with the angle between the vectors equal to the phase difference between the current and voltage. The current and voltage called phasor. Current and volt as called phasor. तो जिस फेज में ये दोनों प्रेजेंट होंगे वही उसके क्या कहलाते हैं, फेजर। ए डायग्राम रिप्रेजेंट अल्टरनेटिव करंट एंड अल्टरनेटिव वोल्टेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एज वेक्टर, ठीक है, फेजर्स विद द फेज एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड द फेजर डायग्राम। But when the phasor diagram for a combination of element is drawn, then the quantity which remain constant for the combination must be plotted along, ठीक है, x axis. So we observe these all the diagrams. तो बहुत सिंपल सी बात है, इस डायग्राम से, इस टेबल से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें आप देखते हो कि कितना फेज में डिफरेंस है और कितना एंगल में डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंगली आपको इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो इक्वेशन ऑफ वी एंड आई, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस दोनों में फेज डिफरेंस कितना बेटा, डेल्टा फाई इक्वल टू फाई 1 माइनस
phi 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0, यही है ना। टाइम डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, ओमेगा टी है, तो ये भी टाइम डिफरेंस जो डेल्टा टी की वैल्यू वो भी इसमें 0 है, ठीक है। एंड फेजर डायग्राम क्या है, दोनों ही इसी तरीके से जा रहे हैं, इस दोनों के बीच में फाई की वैल्यू 0 है, दोनों एक ही एक्सिस में जा रहे हैं, दोनों एक ही एक्सिस में, तो उसमें कोई फेजर कोई लाइक नहीं, दोनों सेम एक्सिस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब आती है बात v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका फेजर डायग्राम गिवन है वहां पर एक ग्राफ आपका इधर से गया है, दूसरा ग्राफ आपका यहां से गया है, ठीक है। और ये जो डिफरेंस आपके पास गिवन है ये है फाई की माइनस का पाई बाई 2 की, ठीक है। और यहां पर जो माइनस ओमेगा टी था वहां पर क्या प्लस हो गया, तो इस केस में जो फेज डिफरेंस आपके पास कितना आएगा पाई बाई 2, और इसका जो टाइम है टाइम डिफरेंस कितना आएगा टी पाई बाई 4, ठीक है। तो आप कह रहे थे यहाँ पर डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई टी और इंटू डेल्टा टी, यही था ना। अब फेज आपको मिल गया माइनस का पाई बाई 2, यहाँ पर फेज आपको मिला माइनस का, तो डेल्टा टी की वैल्यूज क्या आएगी, इस टी को मल्टीप्लाई करिए और इसको डिवाइड करिए, तो कैंसिल आउट होकर क्या मिलेगा टी बाई 4, इसी रिजल्ट से आपको मिल जाएगा दोनों। अब यहाँ पर जो फेजर डायग्राम आपके पास दिख रहा है आई और वी के वर्सेस में निगेटिव साइन के साथ है, तो माइनस का पाई बाई 2 दिखेगा आपको, और यही चीज़ आपके पास करंट ऊपर है, वोल्टेज इधर है और पाई बाई 2 आ गया, तो माइनस का पाई बाई 2 और प्लस का पाई बाई 2, दो ही पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका डायग्राम भी देखिए आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, उसके अकॉर्डिंग चलना आपको। अब आती है बात माइनस का पाई बाई 2 के साथ, तो माइनस पाई बाई 2 के साथ क्या है आपके पास फेज डिफरेंस प्लस पाई बाई 2 आएगा, तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, टी की वैल्यू आपको टी बाई 4 दोनों ही केसेस मिलेंगे, ठीक है। एंड अब वहां पर जो एक्सिस आपको दिख रही थी वो एक्सिस v वर्सेस i रिप्रेजेंट कर रहे हैं या v वर्सेस i ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर i v था, यहाँ v i है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फेज डिफरेंस आपके पास है यहाँ पर निगेटिव साइन है, इट मीन्स इसका जो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है वह इस तरीके से है, अगर ये पाई बाई 2 है तो अगला डायग्राम यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपके पास प्लस माइनस, अब यहाँ से आप सिंपली देख के ही बता सकते हैं कि करंट में प्लस का i3 है तो फेज क्या होगा माइनस का i3, टाइम पीरियड कितना होगा चेंज इन टाइम t बाई 6, और उसकी जो वैल्यूज 5/3 की है वो थोड़ा सा हल्का सा एंगल के साथ है, तो जस्ट यहाँ पे चूंकि 90 की बात थी प्लस माइनस के साथ, तो आपने पूरी बिल्कुल परपेंडिकुलर दिखाया, बट यहाँ एंगल के साथ गिवन है, तो π/3 आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हो, π/3 आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो इस तरीके से जाएगा या तो इस तरीके से जाएगा। दो चीज़ें कंक्लूड हो रही है आपके पास कि आपके पास अगर ये करंट की वैल्यूज प्लस की π/2 है तो करंट की ही ऊपर रखना और v नीचे रखना, अगर आपके पास करंट की वैल्यू निगेटिव है तो करंट की वैल्यूज को आप नीचे रखना और v की वैल्यूज ऊपर रखना, ये चीज़ आपकी शॉर्ट ट्रिक है, तभी आपके इक्वेशन ठीक से समझ में आएंगे आपके पास, क्लियर है ना। सो दैट यहाँ पर एक और सिंपल सी इक्वेशन आपके पास आ रही है, AC मीटर कैन बी यूज्ड इन मेजरिंग AC एंड DC, ठीक है, DC बोथ वाइल DC, ठीक है, DC मोटर्स। तो इस केसेस में जब AC मीटर कैन बी यूज इन मेजरिंग AC एंड DC बोथ, ठीक है, वाइल DC इंटर्स कैन नॉट बी यूज्ड इन मेजरिंग द AC बिकॉज द एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज ओवर ए फुल साइकिल इज 0। तो बहुत सिंपल सी बात है इस केसेस में कि जब आप यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो इस डिस्कशन के सेक्शन में जब भी आप इसकी बात करते हो तो AC मीटर कैन बी यूज्ड इन ए मेजरमेंट ऑफ AC एंड DC बोथ, ठीक है, AC मीटर को AC मीटर से आप दोनों मेजर कर सकते हो, बट आप DC मीटर से, ठीक है, यहाँ पे आप DC मीटर से कैन नॉट बी यूज अल्टरनेटिंग measuring an AC because the average value of alternating current and voltage of over a full cycle is 0। तो AC से आप AC और DC दोनों मेजर कर सकते हो, पर DC वाले मीटर से आप सिर्फ DC कर सकते हो, AC नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वैल्यूज क्या आ जाती है 0 आ जाती है। अब यहाँ पर आता है रेजिस्टेंस, इम्पेडेंस, रिएक्टेंस एंड एडमिटेंस एंड ससेप्टेंस, यह इतने वेरिएबल्स आपके पास आएंगे। तो जो रेजिस्टेंस है वो रेसिप्रोकल है ना ऑफ द नोन एज द कंडक्टेंस, ये वर्ड है, बहुत सिंपल सी बात है, कॉम्पिटेटिव सेक्शन में ये से यूज़ किया जाता है।
अदरवाइज आप सिर्फ पहले ये यूज़ करते थे आर एल और सी, ठीक है, बट हम लोग इसके इन्वर्स को भी यूज़ कर रहे हैं। ये जी की वैल्यूज़ क्या आएगी 1/r, तो इसको हम कंडक्टेंस बोल रहे हैं, जी की वैल्यू को 1/r के साथ। एंड इम्पेडेंस भी आपको दिख रहा है, ये जेड की वैल्यूज है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर एंड इंडक्टर एंड कंडक्टर टू बी फ्लो ऑफ एसी सर्किट, इट इज डिफाइंड एज इम्पेडेंस, इट इज यूनिट ओम। तो जेड की जो वैल्यूज आपके पास गिवन है ये भी क्या है, ओम ही है, बस एक रेजिस्टेंस है। तो जो आर था वो फिक्स रेजिस्टेंस होगा, जो जेड है वो टाइम वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा। टाइम जेड की वैल्यूज क्या वेरी करती रहती है, तो इंपेडेंस वेरिएबल होते हैं, आर कांस्टेंट होता है। ये दोनों में डिफरेंस है, बट है दोनों ही रेजिस्टेंस किसी सर्किट के साथ। तो जेड इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आई नॉट एंड वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। तो रिएक्टेंस एक्स, द रेजिस्टेंस offered by inductor R, capacitor R, both to the flow of AC through, it is defined as reactance। ठीक है, सिर्फ वेरिएबल की डिफिनीशंस की बात है, उसकी हेल्प से हम लोग इसको आगे देखते हैं कि क्या होगा। जब आपकी बात आ रही है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, दो चीज़ आपके पास मिल गई, एक मिल गया आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस और दूसरी मिल गई कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो जो इंडक्टेंस है उसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, और जो कैपेसिटेंस है उसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक्सेल की जो वैल्यू है वो ओमेगा एल की इक्विवेलेंट है, ये रेजिस्टेंस की रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई म्यू इंटू एल। जो एक्सी की वैल्यू है वह 1 अपान ओमेगा सी को रिप्रेजेंट करती है, और जो ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई इंटू म्यू, या फ्रीक्वेंसी भी है अंदर और यहाँ फ्रीक्वेंसी इसके साथ है, ठीक है। वी डी सी इक्वल टू 0, सो फार एक्स एल इक्वल टू 0, फॉर डी सी इक्वल टू एक्स इक्वल टू इन्फिनिटिव, ठीक है। तो डीसी के केसेस में अगर आपके पास सी की जो वैल्यू है अगर वो 0 हो गई तो उस केस में क्या होगा, वो इन्फिनिटिव चला जाएगा। और यहाँ के केस में अगर वी डी सी की वैल्यू 0 हो गई तो एक्सएल की वैल्यू क्या चली जाएगी, वो 0 की तरफ चली जाएगी। तो इस दोनों ही केसेस में जब आप इसको एल को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिखाते हो, ये एल है, और जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हो इस चीज़ के लिए तो आप इसको क्या दिखाते हो, ये सी है, इसी दोनों सी के साथ। तो एक्सएल इसके साथ है और वो 2 पाई एफ इंटू एल कहते हो, और इसके साथ एक्स सी है और इसको आप 2 पाई 1 अपान 2 पाई एफ इंटू सी, ये दोनों चीज़ रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। ग्राफ कैसा आता है, एक्सेल और इसके साथ चूंकि लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा, अब चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। वोल्टेज के साथ जब भी आप इसको इंक्रीज करेंगे तो एक्सी की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जाएगी और ये चीज़ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगी, दोनों इसके साथ ही जाएंगे। साथ में ही एक वेरिएबल आपको और मिलेगा, वो है एडमिटेंस वाई, वाई भी इसके साथ है। एडमिटेंस इज व्हाट, एडमिटेंस वाई इज इक्वल टू 1/z, ठीक है। इट इज यूनिट है मोहो और ओम इनवर्स। तो बेसिक है, फंडामेंटल है, सारे आपके पेपर में दिखते हैं। ससेप्टेंस को एस को रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस इन डिफाइंड एट द सब्सटेंस। तो एस इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। और जब एक्सेल की आप बात करते हो तो ये चीज़ आपके पास एक्सेल है, और एक्सी की बात करते हो तो ये आपके पास 1/xc है। रेसिप्रोकल है दोनों के साथ में ही, ठीक है। इस दोनों के साथ में यही क्वांटिटी आपके पास रेसिप्रोकल फॉर्म में दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको देख सकते हो। तो जो एक्सेल की वैल्यूज आपके पास आई वो आई 1/ωc, क्योंकि 1/एक्सेल थी, और जो आपका एक्सी आई 1/ωc, इसका मतलब वो भी आपके पास ωc जाएगी। तो ये आपका 1/ωl और ये ωc आई, इस दोनों की क्वांटिटी इसके साथ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। द पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द वर्क इज being done in the circuit. Since there is a some phase angle between voltage and current, therefore power is defined as the product of voltage and that component of the current which is in phase with the voltage. Okay, hence P is equal to Vi cos theta, where V and I are RMS value of voltage and current.
वोल्टेज एंड करंट। सो दैट इस केस में आपके पास यहाँ दिख सकता है यहाँ पर कि इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू लेट इन ए सर्किट V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, देन P इंस्टेंटेनियस इक्वल टू VI एंड इक्वल टू BI साइन ओमेगा टी। ठीक है, V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी प्लस फाई, दोनों के साथ बीच में फेज है इसलिए दोनों एक साथ लिखे गए हैं। ठीक है, सो दैट यहाँ पर इस क्वांटिटीज को आप पावर क्यों कह रहे हो, क्योंकि पावर V इक्वल टू I इंटू वी, ये तो होती है पावर आपके पास, ये तो पावर, इसीलिए इसको पावर बोल रहे हैं क्योंकि V और I दोनों की क्वांटिटीज के साथ में प्रोडक्ट हो जा रही है। सो दैट द एवरेज पावर, ट्रू पावर, एक्चुअल में ट्रू पावर, द एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इन ए AC circuit over a full cycle is called average power. Okay, its unit is P average equal to P instant is equal to P average is equal to V RMS I RMS cos phi. ठीक है, V RMS I RMS cos phi, that is V naught by root 2 and I naught by root 2 and cos theta. This is equal to 1/2 V naught I naught cos phi. इस वैल्यू के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो यहाँ पर भी ये फाई होगा। तो आई स्क्वायर आर एम एस की जब वैल्यू डिस्कस करेंगे तो वी आर एम एस का स्क्वायर आर अपॉन जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो पावर एवरेज केसेस में आप जब भी इस क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा कि आई स्क्वायर आर एम एस की जो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर तो वी स्क्वायर आर एम एस आर अपॉन जेड स्क्वायर, बी स्क्वायर आर एम एस अपॉन आर अपॉन जेड स्क्वायर। Apparent or virtual power, the product of apparent voltage and apparent current in an electric circuit is called apparent power. ठीक है, this is always positive P, okay, this is always positive P apparent power is equal to V RMS I RMS is equal to V naught I naught by 2। ठीक है, V naught I naught by 2। ठीक है, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट है बट सारे आने चाहिए आपके पास। द पावर फैक्टर इज इंपॉर्टेंट पर टर्म्स, इट इज डिफाइंड एज द कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ ए लैग और लीड, दोनों केसेस में जाएंगे एंड देयरफॉर रेशियो ऑफ दिस इज इक्वल टू आर बाई जेड। ओके, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ इम्पेडेंस इज इक्वल टू द रेशियो ट्रू पावर अपॉन अपरेंट पावर। ठीक है, देन जो आपके पास ट्रू पावर है उसकी अकॉर्डिंगली आप वाट की यूज कर सकते हो, W बाई वी इंटू ए एंड के किलो वाट के केसेस में आप इस दोनों को ओपन करेंगे तो आपके पास फेज मिल जाएगा cos फाई। ठीक है, रेशियो क्या दे रहा है cos फाई की टर्म में, और ये रेशियो आर बाई जेड भी दे रहा है आपके पास, इवैल्यूज रेजिस्टेंस अपॉन इम्पेडेंस। ओके, दीज आर द पावर फैक्टर्स, पावर फैक्टर दिस वन एंड दिस वन, 3 आपके पास पावर फैक्टर है। सो दैट जब आप पावर फैक्टर को इस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं तो पावर फैक्टर में जो आपकी वैल्यूज आ रही है वो cos फाई आ रही है ना, रेशियो ऑफ दिस वन की, तीनों ही आपके पास क्या है पावर फैक्टर के फॉर्म में दी गिवन है। सो दैट गिवन एंगल्स में आप यहाँ पे देख सकते हो वाटलेस करेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये है वाटलेस करंट। ये पूछा जाता है आपसे वाटलेस करंट क्या है, तो आप कह सकते हो कि इन एन एसी सर्किट आर इक्वल टू 0 एंड cos फाई इक्वल टू 0 when P average is equal to 0, ठीक है, that is in resistance less circuit the power consumed is 0। तो ये है आपके पास वाटलेस करंट, जब आपकी क्या होगी पावर की वैल्यू 0 होगी, इसी को बोलते हैं वाटलेस करंट। ठीक है, सच ए सर्किट इज कॉल्ड वाटलेस सर्किट। ठीक है, वाटलेस सर्किट एंड द करंट इज फ्लोइंग इन द कॉल्ड द वाटलेस करंट। ओके, और इस टर्म में ये चीज़ आप याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर कि जब आपके पास cos फाई की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो P एवरेज की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ ए करंट विच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द एवरेज पावर डिसिपेशन इज कॉल्ड वाटलेस करंट। फर्स्ट पॉइंट इज द एवरेज ऑफ वाटलेस कंपोनेंट ओवर वन साइकिल इज 0 and the amplitude of wattles current I naught sin phi and RMS value is equal to the wattles current I RMS sin phi. This is equal to I naught upon root 2 and sin phi. ठीक है, तो I cos phi के अकॉर्डिंगली आप देखो तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास एक छोटा सा टेबल फिर से आपके पास आएगा।
इस सेशन में आपका ये तीसरा टेबल है और तीनों ही टेबल में से एक एक क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाता है। उसी हिसाब से आप इसकी तैयारी भी करोगे और रिवीजन के सेशन पे भी ये लेक्चर्स ज़रूर आपको देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। और प्रॉपर इसके जो अपडेट्स होंगे, प्रैक्टिस सेशंस होंगे, वो आपके पास आते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंगली भी आपको इसको देखते रहना है। तो जो एसी सर्किट है आपकी यहाँ पर एसी सर्किट, ठीक है, द टाइप्स ऑफ एसी सर्किट एंड सर्किट कैरेक्टरिस्टिक आर एक्सप्लेन्ड इन टेबल बिलो। सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, ओके, यहाँ पर आपके पास है फर्स्ट सर्किट दे रखा है यहाँ पर प्योरली रेजिस्टेंस सर्किट, ठीक है। तो आपके पास प्योरली रेजिस्टेंस सर्किट है तो कोई फेज डिफरेंस यहाँ पर होगा ही नहीं, क्योंकि फेज कौन डिफरेंस करता है, या तो एल करता है या तो आर करता है, आर में कोई फेज चेंज नहीं होता। सो दैट दोनों ही आपके पास वी और आई दोनों ऐसे मिलेंगे, ये आर की वैल्यूज है और इसी के साथ ही मूव कर जाएंगे, ठीक है। सो दैट यहाँ पर आपके पास एल गिवन है, एल के साथ क्या आई और थीटा के साथ 90 दे रखा है, और इस केसेस में v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है एंड v इक्वल टू यहाँ पर इस दोनों में जो सिस्टम गिवन है ये तो एक होगा i के साथ, ठीक है, i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इस टेबल में आप यही चीज़ देख सकते हो यहाँ पर कि जो गिवन सर्किट है एल, प्योरली एल सर्किट के केसेस में आप सिर्फ v इक्वल टू वी नॉट ले लो, ठीक है। इस केसेस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जब आप पास गिवन सर्किट है, करंट के लिए और वोल्टेज के लिए दोनों के लिए अलग अलग ले लो आप यहाँ पर, तो आई और आर में यहाँ पर कोई फर्क नहीं होता, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर आपके साथ फेज के साथ कुछ डिफरेंस मिल सकते हैं और यहाँ पर भी डिफरेंस मिल सकता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। इन दोनों में जो फेज का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, एल में आपके पास एक चीज़ याद रखना शॉर्ट ट्रिक कि एल में एल ही बन रहा है, एल में एल की तरफ बन रहा है वी और आई के साथ, और इसमें थीटा कितना है 90 है, ठीक है ना। तो इसका जो करंट है, जो वोल्टेज है, वो किस तरीके से बिहेव करेगा वो आप देख सकते हो। प्योरली कंडक्टेंस के केस में देखो, जहाँ पे सी है यहाँ पर इस तरीके से ये लाइक करता है, ये 90 है आई और वी के साथ, क्लियर। तो जो गिवन इक्वेशन है इसमें आप v को आप इक्वेशन पे लिख सकते हो v इक्वल टू, ठीक है, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड v इक्वल टू वी साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी। तो सभी के साथ आपके पास साइन ओमेगा टी के टर्म में प्लस फेज का जो चेंजेज आएगा यहाँ पर फेज के साथ आप देख सकते हो इन सब के साथ, वो अभी हम देखते हैं इसके साथ ही। तो जो करंट आपके पास गिवन है तो करंट तो यही होगा, यहाँ पे जो करंट आपके पास गिवन है आई इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू एंड आई इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस टू। तो इस केसेस में प्लस टू होगा, प्लस का मतलब क्या होगा कि ये पहले है, यही ना, माइनस का मतलब क्या है, ये एडवांस है, तो ये लीड कर रहा है और ये लैग जा रहा है, ये दोनों चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अब पीक करंट की अगर हम बात करते हैं तो आई इक्वल टू आई नॉट, वी वाई आर की वैल्यूज गिवन है, उस केसेस में आप इसको देख सकते हो, ठीक है। इस सर्किट में आप देख सकते हो यहाँ पर कि आई नॉट वी नॉट अपॉन एक्सएल इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, वी नॉट अपॉन 2 पाई म्यू इंटू एल। तो आई इक्वल टू वी नॉट एक्स सी इक्वल टू वी नॉट ओमेगा सी इक्वल टू वी नॉट 2 पाई म्यू इंटू सी, ठीक है। तो फेज डिफरेंस की जो वैल्यूज है वो फाई इक्वल टू 0 है एंड फाई इक्वल टू 90 और प्लस पाई बाई 2 के फॉर्म में दिखा सकते हो और माइनस पाई बाई 2 के फॉर्म में दिखा सकते हो। तो फेज का डिफरेंस इस केसेस में जो आपका सी गिवन है, सी के केस में क्या आप माइनस का पाई बाई 2 है, और जब आप एल के केसेस में करते हो तो प्लस का पाई बाई 2 है। तो ये प्लस है तो करंट में माइनस जाएगा, ये माइनस है तो करंट में प्लस होके जाएगा, यही है, ठीक है। और पहले मैंने इसको डिस्कस किया कि जब आपके पास प्लस दिखता है यहाँ पर, इसका मतलब जो करंट की फ्लो है वो इसमें पहले जाएगी इस तरीके से, ये है आपका पास मेन। और इसके पास है दो सिचुएशन, एक आपके पास है यहाँ पर, यहाँ से जाइए लेके, और दूसरी सिचुएशन आपको यहाँ से लेके जाना है, ये जाना है। तो एक कंडीशन आपकी यहाँ से यहाँ तक आ रही है और एक कंडीशन यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ठीक है। एक जब यही था कि इस कंडीशन में आपके पास है तो आप प्लस करोगे इसमें, अगर ये आगे हो तो माइनस करके पीछे आइए, पीछे हो तो प्लस करके आगे आइए,
ठीक है। तो लीड और लैग इस दोनों केसेस में एक पॉइंट इसको जाता है और दूसरा पॉइंट इसको जाता है। यहाँ पर देखो फेज -π/2 है, इट मीन्स इसकी क्वांटिटी यहाँ पे जाएगी, प्लस का फेज π/2 है तो ये क्वांटिटी यहाँ पे जाएगी आगे की तरफ। तो लीड और लैग ये दोनों ही चीज़ यहीं से कोरिलेटेड है और उसी से आप एक सिंपल सर्किट को आप तैयार कर सकते हो इस टेबल को। बाकी के वेरिएबल्स की भी हम देखते हैं। वैसे यहाँ सेक्शन में लीड और लैग सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में। अब आती है बात यहाँ पे पावर फैक्टर की। तो पावर फैक्टर cos फाई की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 0 है, ठीक है, और यहाँ पर 0 है। मीन्स जब आपके पास C का पार्ट है, L का पार्ट है, तो इस दोनों में 0 है। और जब रेजिस्टेंस की बात आ रही है यहाँ पर 0 नहीं है। ये है रेजिस्टेंस आपके पास, ये है आपके पास इंडक्टेंस और ये आपके पास C, ठीक है। देन पावर इज इक्वल टू V RMS I RMS V नॉट I नॉट बाई 2। देन पावर P इज इक्वल टू यहाँ पर 0 आएगा एंड P इज इक्वल टू यहाँ पर 0 जाएगा। तो टाइम डिफरेंस जो यहाँ पर ये 0 दिख रहा है, यहाँ पर π/4 है और यहाँ पे भी T/4 है, सॉरी। तो टाइम डिफरेंस जो डेल्टा टी की वैल्यू आ रही है T/4 एंड T/4 और यहाँ पर टाइम डिफरेंस कितना आपके पास 0 आ जाएगा। तो लीडिंग क्वांटिटीज बोथ इन सेम फेज, क्वांटिटी कौन सी है यहाँ पर, बोथ आर इन द सेम फेज, मतलब फेज इनका 0 है। तो उस केसेस में दोनों टाइम डिफरेंस क्या है 0 है, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर T/4 है, इट मीन्स यहाँ पर वोल्टेज क्या कर रहा है, वो आपका लीड कर रहा है, आगे है वोल्टेज। और करंट क्या है इसमें करंट आगे है, C में करंट आगे और V में वोल्टेज आगे है, ठीक है, L में वोल्टेज आगे है। ये है लीडिंग और ये है लैग, ठीक है ना। तो इस केसेस में जो फेजर डायग्राम है वो इसके साथ ही जाएंगे, ठीक है। इसमें V और I दोनों इस तरीके से जाएंगे और इसमें I और V दोनों इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। तो इस दोनों के हिसाब से ही इस कंडीशन को आप लेके चल सकते हैं। क्लियर है ना। अब इस केसेस में जो आपके पास RL है, RC है, LC है, इन सब सर्किट की अलग अलग कंडीशन देखें। ये सेक्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है, बिल्कुल सेम है, साथ साथ जाएगा। आपको पता है कि जो L है, यहाँ पर L सर्किट को अलग अलग हम लोग डिफाइन करते हैं। अगर आपके पास L है, R और L में इसकी वजह से कोई फेज चेंज नहीं होगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो फेज है वो क्या होगा, माइनस होगा। और आपने अभी कहा पीछे L की तरफ कि एक माइनस और दूसरा प्लस होगा, ठीक है ना। तो इस केसेस में आपके पास जो R और L सर्किट गिवन है उसकी करंट में जो वैल्यूज आएगी माइनस का 5/2 आ जाएगी। जब आप R और C के साथ हैं तो ये जो वैल्यूज होगी प्लस के साथ आ जाएगी, ठीक है। इट मीन्स ये फेज -π/2 का रखता है और ये फेज +π/2 का रखता है, ठीक है। ये फेज को क्या करता है, +π/2 करता है और ये -2 का, तभी इस साइन के साथ इसको माइनस करना पड़ रहा है और इसको क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है, ओके। सो दैट आप L और C के साथ जाओगे तो इस दोनों के साथ क्या है, प्लस और माइनस दोनों करेंगे, एक प्लस करेगा एक माइनस करेगा, तो यहाँ पर फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। और इसी की वजह से इसको ऑसिलेशन के फॉर्म में यूज करते हैं, सर्किट ऑसिलेट करती रहती है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे पास करंट है, यहाँ पे पास पीक करंट है। तो I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई जेड, B नॉट अपन रूट में R² प्लस XL का स्क्वायर एंड V नॉट अपन, ठीक है, I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपन रूट में R² प्लस 4 π² μ² L², ठीक है। देन I इज इक्वल टू I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई जेड, तो V नॉट अपन रूट में R² प्लस XC का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू V नॉट, ठीक है। और इस फ्रीक्वेंसीज के टर्म में ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप करंट को V जेड के फॉर्म में आप देखिए, जेड का जो LCR सर्किट होगी वहाँ पर आपके पास क्या आएगा, R² एन प्लस XL का स्क्वायर, XL माइनस XC का स्क्वायर, इस दोनों के बीच में ये टोटल है। तो जो इसमें से अपसेंट है, जैसे आपके पास R और L है तो C को 0 कर दीजिए, R² प्लस L² आपको मिल जाएगा XL²। इसमें आपका R और C है तो यहाँ से L हटा दीजिए, उसमें से L हटा दीजिए, स्क्वायर करेंगे प्लस आ जाएगा, तो R² प्लस XC² आ जाएगा। अब इसमें यही दोनों प्रेजेंट हैं तो इस दोनों के साथ Z की XL की वैल्यूज आप देख सकते हैं यहाँ पर, Z इक्वल टू XL माइनस XC, यही आएगा Z की वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पर जब इसको हटा देंगे आप तो ये वैल्यूज बचेगी आपके पास Z इक्वल टू XL माइनस XC, ठीक है। और सबकी यूनिट डायमेंशन वही रेजिस्टेंस की यूनिट है, उसके अकॉर्डिंगली आपको यूज करना है। यहीं से आप कंडीशन यूज कर सकते हैं कि जो वैल्यूज आपके पास यूजिंग है उसके अकॉर्डिंगली रिजोनेंस की कंडीशन यहाँ पे आती है इस सर्किट के अंदर, और यहीं से रिजोनेंस की फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी होती है, ठीक है।
तो इस कंडीशन में ये डायग्राम बहुत याद है, अच्छा सा डायग्राम है। यहाँ पर एल है, इस तरीके से फेज बनेगा, यहाँ पे दोनों क्या है, इस तरीके के हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है, ये दोनों इस तरीके से बनेंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको इस तरीके से बनेगा फेजर डायग्राम। इसके लिए क्या आपके पास ये एल एल की तरह बनेगा और सी सी की तरह बन जाएगा। तो याद रहे ये शॉर्ट ट्रिक है, ये दोनों का पैरेलल है, ये एल है तो एल के साथ बना लो, एल है तो एल के साथ, सी है तो उसको डाउनवर्ड बना लो सी की तरह, मतलब सी की तरह नहीं, मतलब एक अपोजिट है उसके साथ ही। तो ये आपका फेजर डायग्राम बन जाएंगे, उनके साथ ये वैल्यूज आ जाएंगे, ये करंट दे रखा और ये वोल्टेज। ओके, एंड सो दैट इसी गिवन सर्किट्स में आपके पास फेजर डायग्राम जो गिवन है वो फेजर डायग्राम है वी एल, ये है एल के साथ और ये है आर के साथ, ये वी और फाई, ठीक है। वी एल और वी आर इसके साथ फाई, वी एल वी आर दिस इज इक्वल टू फाई। ओके, तो अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। और इस केसेस में भी जब आप स्क्वायर टर्म में इसको यूज करते हो तो यहाँ भी आपके पास वी आर स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर आएगा, और इस केसेस में आपके पास क्या आ जाएगी, वी एल माइनस वी सी। ठीक है, अब बात आती है इम्पेडेंस की। एक अच्छा इम्पेडेंस पैरामीटर इक्वेशंस है, वहाँ पर इन जनरल आपके पास इस सर्किट के लिए आप ये यूज़ करोगे, और मैंने बता ही दिया आपके पास तीनों सर्किट, एक ही इक्वेशन से आपको लिखना, और जेड बिल्कुल सेम है, एक ही फंडामेंटल इक्वेशन आपके पास, जेड इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यही पैटर्न है, इसी के अकॉर्डिंगली आप तीनों में से किसी का भी लिख सकते हैं। फेज आपको पता है, ये वैल्यू सबके पास मिल जाएगी। ठीक है, इस दोनों को जो फेज डिफरेंस है फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल अपान आर ई, इसको वैल्यू पुट कर दो, एक्सएल की ओमेगा एल और आज की दिस एक्सी की 1 अपान ओमेगा सी, इसमें पुट कर दो, आप आ जाएगा फेज डिफरेंस कितना है यहाँ पर 90। ठीक है, ऐसे ही आप पावर फैक्टर की बात करते हैं तो cos फाई की वैल्यू क्या होगी, आर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, यहाँ आर अपान एक्स सी, यहाँ पे सी है तो सी आएगी, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो दोनों का जीरो आ जाएगा। पावर फैक्टर यहाँ पर नहीं है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस सेम है। लीडिंग क्वांटिटी क्या है, लीडिंग क्वांटिटी देख लो बेटा आप, यहाँ पर ये आपका वोल्टेज है, इसमें करंट है। ठीक है, एल में वोल्टेज है और सी में करंट है, और एल एंड सी में कोई भी नहीं है, क्योंकि दोनों के साथ क्या, एक प्लस करता है फेज, दूसरा माइनस फेज करता है, तो दोनों के साथ जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी आइदर वोल्टेज और करंट लीड नहीं करेंगे, दोनों क्वांटिटी विल बी द जीरो। ओके, तो इस केसेस में आपका इस सेशन में काफ़ी अच्छा रहा इस ड्यूरेशंस के अकॉर्डिंगली। जो भी आप चीज़ों को सीख रहे हैं वो सारी ही चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे डायग्राम्स जो आपको दिए गए क्वेश्चन मोस्टली डायग्राम से ही आने हैं, डायग्राम को आप रिवाइज कर लेना, 2-3 बार आप देख लेना, बिल्कुल आपके पास ठीक आ जाएगा। अब आता है बात तीनों की। पहले क्या हुआ था आपके पास कि आर के साथ एल लिया, आर के साथ सी लिया, एल के साथ सी लिया, ये 3 सेटअप लिया आपने, उस सब के लिए आपने पावर निकाला। रेजोनेंस के केस में पावर फैक्टर जीरो था, ये बात याद रखना। पी की वैल्यू जीरो है, एल और सी जब दोनों एक साथ हैं, एल और सी दोनों एक क्या करते हैं, फेज को एक प्लस करता है एक माइनस करता है। जब दोनों एक ही साथ सर्किट में प्रेजेंट थे तो क्या हुआ, फेज वहाँ पे जीरो हो गया, इसी वजह से पावर फैक्टर भी उसका जीरो आ गया था। ठीक है, एंड सो दैट जब आपके पास फेज की वैल्यू जीरो होगी, दोनों में से कोई लीड लैग नहीं कर रहा है, दोनों साथ साथ गिवन है। अब बात आती है कि तीनों को एक साथ कैसे रखा जाए। ठीक है, और यहाँ पर जो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात आती है, उसकी कंडीशन जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट में एल इंटू सी, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जब तीनों एक साथ कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर आ जाएगी। क्वालिटी फैक्टर भी दिखा दूंगा आपको क्या है। सीरीज LCR सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए इंडक्टर लीड्स द करंट बाय 90 एंगल इन द फेज वाइल दैट द कैपेसिटर इज लैग बाय 90। ये वाली बात आप पहले ही सीख चुके हैं कि एक बंदा इसको क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, दूसरा बंदा इसको क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। सपोज इन ए फेज डायग्राम करंट इज टेकन along the positive x direction, then Vk is along positive, ठीक, along positive x direction, VL along the positive y directions, then Vc is along the negative y direction। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली आप देख लो, और तीनों ही सीक्वेंस आपके पास गिवन है इस वैल्यूज के साथ। तो इस गिवन सर्किट में आपके पास एक ही साथ देख सकते हो, फेजर डायग्राम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर L के लिए आपको L बनाना है, C के लिए आपको इस तरीके से डाउन बनाना है। एल की तरफ फेजर डायग्राम एल ही बनाना है, वोल्टेज यहाँ पे लीड करेगा, करंट वहाँ पे लीड करता है। ठीक है, अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो फेजर डायग्राम कैसे बनाया, वी एल माइनस बी सी इस पॉइंट्स पर है। ठीक है, ये आपका वी आर है और ये इसका रिजल्टेंट कंपोनेंट है, और ये नीचे वाले डायग्राम जो है
यही ना, एक आपके पास इस तरीके से, एक आपके एल के साथ है, तो एल वाले आपके एल की तरह बन जाएंगे और डाउन वाले आपके डाउन की तरह बन जाएंगे, और जो दोनों पैरेलल वाले हैं वो दोनों साथ साथ बन जाएंगे, यही है ना, साथ साथ। तो पूरा फेजर डायग्राम आपके पास यहाँ एक एल है और दूसरा एक इसके साथ है और तीसरा इसके साथ ही है। या आप इस दोनों को इसमें ही देख सकते हो, इसी में वी और आर दोनों दिख रहे हैं आपको, ये इसके साथ भी देख सकते हो। फेजर डायग्राम को भी आप इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। सो दैट जब तीनों को आपने कंबाइन करना है तो करंट आपके पास क्या आएगी, आई साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव एंड आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड। एंड सेकंड टर्म में आप कह सकते हो वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या, फ्रॉम फेजर डायग्राम वी इक्वल टू रूट में वी आर के स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का। तो वोल्टेज के लिए यही जाएगा। रेजिस्टेंस के लिए ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। एंड आर स्क्वायर, ये टर्म भी पेपर में आ गया है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन ओमेगा सी का स्क्वायर, ठीक है। द फेज डिफरेंस इज डिफाइंड एज tan phi is equal to VL minus BC is equal to XL minus XC by R, and so that omega L minus 1 upon omega C by R। तो इस टर्म में जब आप इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपके पास गिवन है फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होगी -1/2 ओमेगा म्यू इंटू सी इंटू आर, ये रिलेशन आपके पास गिवन है। तो ओवरऑल सर्किट में एक चीज़ आपको याद रखना है कि कंडीशंस क्या है कि XL is greater than XC, circuit behaves as a LR circuit, okay? If XL is less than XC, circuit behaves like CR, okay? And XL is equal to XC means XL is equal to XC minus C is equal to 0, and this is the condition for resonance। ये बात आपको याद रखना है। ये पहले से भी मैं कह रहा हूँ कि जब आपका XC XL के इक्विवेलेंट हो जाएगा तो वो रेजोनेंस की कंडीशन आ जाएगी। और यहाँ पर आप कह रहे हो 2 पाई f, ठीक है, यहाँ पर आपने कहा कि 2 पाई f इंटू जब आपने इसको XL इक्वल टू XC आप कह दोगे तो यहाँ पर आपके पास 2 पाई f इंटू एल और इक्वल टू 1/2 पाई f इंटू सी, ये आएगा। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करो, f स्क्वायर इक्वल टू 1/2 पाई का स्क्वायर और l इंटू सी, यही है ना। सो दैट f इक्वल टू क्या होगा, 1/2 पाई अंडर रूट l इंटू सी, ठीक है। तो ये कंडीशन आपके पास गिवन है। तो ये एक फ्रीक्वेंसी की क्वेश्चन भी आप याद रखना, रेजोनेंस की कंडीशन भी आपको याद रखना, ये रेजोनेंस की कंडीशन है, ये याद रखना, ठीक है। और ये इक्वेशन, अब यहाँ पर अगर एडवांस सेक्शन की हम बात करें तो हमने कई बार आपको जी के फॉर्म में दे रखा है 1/r, ठीक है। इस तरीके से रेसिप्रोकल भी दे रखा है मैंने इन सबके, तो इनके रेसिप्रोकल लिख करके भी एक बार आप देख लेना कि क्या होगा, ठीक है। और एक फनी क्वेश्चंस की बात करूंगा मैं यहाँ पर कि जब आपके गिवन सर्किट में बनाया गया RLC तो हेडिंग में क्यों लिखा हुआ LCR, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करिए और फिर हम अपने देखते हैं कि आप क्या समझते हैं इस चीज़ को। जो सीरीज सर्किट लिखा हुआ LCR लिखा है और जब आपने सर्किट बना रखा है तो सर्किट में RLC बना हुआ है, तो आपको बताना है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। अब आती बात प्रॉपर्टी की, ठीक है। Properties of LCR circuit is XL is equal to XC, Z minimum is equal to what, R, that is circuit behaves as a resistive circuit, and second condition में आपके बन गया है VL is equal to VC, तो V is equal to VR, ठीक है। तो जो आपके पास गिवन कंडीशन है यहाँ पर होल अप्लाइड वोल्टेज इज नथिंग बट इज दैट, यहाँ पे कुछ खास बात नहीं है। पावर फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/2 है पावर की वैल्यूज, 1/2 V0 I0 एंड I0 was V। तो यहाँ पर कोई इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़्यादा नहीं है, एक पावर फैक्टर 1 की वैल्यूज यहाँ पे आ रही, वो याद रखना। और इस सर्किट में ये फ्रीक्वेंसी, उसकी कंडीशन और ये इक्वेशन आप याद रखना, यही पेपर का बेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले ही बता देता हूँ कि जो फेज है किस में लीड है, किस में लैग करता है, करंट और वोल्टेज में क्या कर रहा है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है, क्योंकि यही चीज़ आपको पेपर में दिखने को मिलेगा और ये चीज़ बार बार दिखती है पेपर में। अब आती है बात यहाँ पर कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर XL इक्वल टू XC, ओमेगा नॉट L इक्वल टू 1 ओमेगा नॉट C इक्वल टू ओमेगा नॉट 1/रूट में L इंटू सी रेडियन पर सेकेंड, ओके। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, 1/2 पाई अंडर रूट L इंटू सी, हर्ट्ज रखा आपके पास, ठीक है। द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। द ग्राफ्स ऑफ रेजोनेंट सर्किट, ठीक है, ग्राफ ऑफ
रेजोनेंट सर्किट फ्रीक्वेंसी इज आई और वी के साथ में ग्राफ कैसा, आई इसको वी के साथ में, फ्रीक्वेंसी के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स इज ग्रेटर देन एक्सएल है, तो इसकी वैल्यू इस तरीके से आ रही है, ठीक है। यहाँ पे शो कर रहे हैं कि एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। और जब जेड इम्पेडेंस की बात कर रहे हो यहाँ पर, तो जेड इम्पेडेंस के साथ फ्रीक्वेंसी को आप देखो तो वो कुछ इस तरीके से आ रही है, यहाँ पर पॉइंट से इसके पास आर के साथ जितनी रेजिस्टेंस होगी उसके बाद फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी के साथ जो रिलेशन आपको दिख रहा है, करंट के साथ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन इस तरीके से दिख रहा है, और इम्पेडेंस के साथ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन इस तरीके से दिख रहा है। तो ये दोनों ही डायग्राम याद रखना, जेड और फ्रीक्वेंसी के साथ, करंट और फ्रीक्वेंसी के साथ, ये इस तरीके का और वो उल्टा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर। अब आती है बात इस कंडीशन में कि ग्राफ आपके पास क्या है, ठीक है। वाई मैक्स की बात कर रहे हैं, तो वाई मैक्स क्या है यहाँ पर भाई, फ्रीक्वेंसी के साथ करंट की कर रहे हैं और इस पॉइंट पर लीड कर रहे हैं, तो ये तो सेम ही चीज़ आ गई। एक्सएल और एक्सी के साथ कर रहे हैं, तो इसके साथ फ्रीक्वेंसी देख रहे हो तो एक इस तरीके से जा रही और दूसरा यहाँ से जा रही, और एक इस दोनों की कंडीशन में एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी जो यहाँ पर मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। तो एक्सएल और एक्सी का ग्राफ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। एक्स और वी का ग्राफ कैसा दिख रहा है, एक्स और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ये ग्राफ उतने बहुत ज़्यादा, हाँ, कई बार पेपर में देखने को मिल जाता है, ये छोटे छोटे से ग्राफ हैं कि कैसे दिखनी चाहिए, ठीक है। वाई के साथ ग्राफ देख लो, वी के साथ ग्राफ लो, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी थिंग कि बहुत ज़्यादा पेपर में अभी तो नहीं आ रहा है, बट इन द टर्म ऑफ दिस वन कि ये पेपर में कभी ना कभी आपको दिख सकता है, और ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि किस तरीके से आप इसको करें। तो बस आपको ग्राफ देख के चलना है, ठीक है, ग्राफ देख के चलना है। अब आती है बात यहाँ पर कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज एंड बैंडविथ। बैंडविथ क्या होती है बेटा, यहाँ से यहाँ तक जो क्वांटिटी है इसी को हम बैंडविथ बोलते हैं। इसको देखते हैं कि क्या इफेक्ट कर रहा है, विच द पावर इन द सर्किट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड पावर फ्रीक्वेंसीज, ओके, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। द करेंट ओमेगा 1, ठीक है, जब आपके पास यहाँ पर दिखाया था ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इक्वल टू आई मैक्स, ठीक है। जब हाफ पावर मैक्सिमम की आप बात करते हो, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय नथिंग, इज बिहेव लाइक दिस वन, द करंट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, ठीक है, द करंट ओमेगा 1 एंड ओमेगा टी आई मैक्स अपॉन रूट में 2, ये आपने पहले ही निकाल रखा है 0.77 या 70%। मैक्सिमम करंट इज द रेजोनेंस कंडीशन में होगा, वही क्वांटिटी देख सकते हो आप। तो ओमेगा 1 इज कॉल्ड लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस चेंज इन ओमेगा। द सर्किट इज कैपेसिटिव, ओमेगा 2 इज कॉल्ड अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। द सर्किट इज इंडक्टिव, ठीक है। The bandwidth to delta omega, the difference of the half power frequencies and is called bandwidth. The 2 delta omega and 2 omega 2 is equal to omega 1 minus omega 2. इसी बेसिस पर आप यहाँ पर जो सीरीज ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करते हो, यहाँ पर 2 ओमेगा डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू आर बाई एल, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो क्वांटिटी आपके पास गिवन है यही आपके पास बैंडविड्थ है फ्रीक्वेंसी के साथ। ये पी हाफ मैक्सिमा जो मैक्सिमम है इसकी पी पोजीशन पर इसकी वैल्यू जाती है। क्लियर है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जाके बाकी जैसे फार्मूला इंपॉर्टेंट तो उसमें एक फार्मूला ये भी इंपॉर्टेंट है पावर फैक्टर का, क्वांटिटी फैक्टर, ठीक है, इसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर, ये क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, इसको आप क्यू फैक्टर भी बोल सकते हो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो क्वालिटी फैक्टर एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे आर इक्वल टू 0 पे दे रखा है, क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, इन्फिनिटिव। आर इज़ वेरी लो, इस लो की कंडीशन में ऐसा दिखेगा। हाई रेजिस्टेंस के केसेस में जब आर 0 है तो क्वालिटी फैक्टर इन्फिनिट, आर 0 तो ऐसा दिखेगा, आर वेरी लो ऐसा दिखेगा, आर इज़ लो तो ऐसा दिखेगा, आर इज़ वेरी हाई तो ये और भी दिखेगा इस तरीके से। बट एरिया सबका ये चीज़ सेम रहता है, सिर्फ ब्रॉडन बढ़ता जाता है। तो विथ इंक्रीजिंग ऑफ एरिया देन ब्रॉडन रीजन विल बी द इंक्रीज, ठीक है, इसी को आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसका जो क्वालिटी फैक्टर का जो फार्मूला है वो आपको अभी दिखेगा, आप इस कंडीशन में आप इस फार्मूले को याद रखिएगा, क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल टू 1/r रूट में L/C, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस पूरे पेज का और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू इन्फिनिटी and Q factor is equal to 2 pi the maximum energy stored upon energy dissipation. तो 2 pi into maximum energy stored, ठीक है, and mean power dissipated.
तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ इक्वल टू डेल्टा ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा। तो क्यू फैक्टर इक्वल टू वी एल अपॉन वी आर, तो ओमेगा नॉट एल अपॉन दिस वन आर, और वी सी अपॉन वी आर इक्वल टू ओमेगा नॉट सी इंटू आर। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस फैक्टर को याद रखिए। जो क्वालिटी फैक्टर आपके पास क्यू है, क्यू फैक्टर, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है 1/r, एंड ब्रैकेट्स में आप देख सकते हो यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो L/C के साथ है। तो जो L/C आपको दिख रही है, क्वालिटी फैक्टर इज़ वेरी नाइस। ये क्वालिटी फैक्टर इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि आपके रेजिस्टेंस के साथ जैसे जैसे आपने R0 किया, R इक्वल टू 0 किया यहाँ पर, तो Q क्या गया, इन्फिनिटी चला गया। R0 पर Q इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो जो Q फैक्टर की जो वैल्यूज है, इसके लिए ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में कितनी बार आपको देखने को मिल गया है, 1/√R L/C। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में जरूर देखने को मिलता है, क्वालिटी फैक्टर। तो इस पूरे जो आपने अल्टरनेटिव करंट की पूरी जो डिटेल्स है, जो कहानी डिस्कस किया आपने, उस सब चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मिला, सबसे पहले कि करंट, एक अल्टरनेटिव करंट की जो सिस्टम गिवन है, वहाँ पे करंट एंड वोल्टेज दो सिस्टम है, उस दोनों को जब आपने आर रेजिस्टेंस के साथ लिया, इंडक्टेंस के साथ लिया और कैपेसिटेंस के साथ लिया, जब तीनों ही सेक्शन आपके पास आए हुए हैं, तो आपने देखा वहाँ पर कि जो फेज चेंज था सी और आर के साथ, एक +π/2 कर रहा था, एक -π/2 कर रहा था। देन हम लोगों ने उस डिफरेंट अलग अलग आर के साथ सी लिया, आर के साथ एल लिया, फिर एल और सी के साथ लिया, फिर हमने तीनों आर एल और सी को एक साथ लिया। उन सब में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पावर फैक्टर थे वो देखा। जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला था आपके पास वो इम्पेडेंस का दिखा वहाँ पर, Z इक्वल टू रूट में R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, आपको एक ही रिजल्ट मिला। दूसरा आपको जो क्यू फैक्टर मिला, क्वालिटी फैक्टर्स, वो क्यू की वैल्यू मिली 1/r इक्वल टू रूट में L/C, दूसरा फैक्टर मिल गया आपके पास। इसी के साथ साथ जो आप इंपॉर्टेंट सेक्शन को डिस्कस कर रहे थे, उसमें आपका जो फेज था, लीड और लैग, वोल्टेज और करंट के साथ, वो चीज़ आपको रिवीजन सेक्शन में प्रॉपर रखना है। तो इस पूरे लेक्चर में आपका अल्टरनेटिव करंट का जो डिटेल्स था, आपके जो CUT के लेक्चर्स की इक्विवेलेंट या उसके लेवल के क्वेश्चन के, वो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सारे फार्मूले जो कॉन्सेप्ट है वो करा दिए गए हैं। हमारे इसके जो एस्पायरिंग एसेस का जो यूट्यूब चैनल से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PYQs के सोल्यूशन मिलेंगे, कंप्लीट डिटेल सोल्यूशन मिलेंगे, डिस्कशन का पार्ट मिलेगा, साथ में आपको प्रैक्टिस सेशन भी मिलेंगे जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आज की सेशन में यहीं तक। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।